हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग AS1 करेंगे, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये सबसे छोटा और सबसे सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं AS1 को। देखिए, सबसे पहले समझते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज होती क्या है। जैसे जैसे इंडिया एडवांस हो रहा है, आपने देखा होगा अलग अलग तरीके के बिजनेसेस निकल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर, इनके बारे में आज से 15-20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाए वो भी एक चैलेंज है। तो इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम, ठीक है, अब गाइडलाइंस या फिर स्टैंडर्ड्स इशू करता रहता है कि इनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या मेथड्स अप्लाई किए जा सकते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। अब अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होगी, आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट ने कुछ डिसीजन लिया होगा कि हम लोग इस तरीके से अपनी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे अकाउंटिंग करने के लिए। तो जो मेथड्स आपने अप्लाई किए, ठीक है, अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, वो कहलाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। पहले मीनिंग समझते हैं एएस के हिसाब से। अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उसको अप्लाई करने का मेथड, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statements। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपने कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और मेथड्स अडॉप्ट करे, वो कहलाता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का एक तरीका है फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक मेथड है वेटेड एवरेज। अब आप अपने यहाँ ये सब AS2 अलाउ करता है। ठीक है, ये तो हो गए अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। आपने कौन सा अडॉप्ट किया, हमने हो सकता है फीफो अडॉप्ट किया। किस क्या मेथड होगा उसको अडॉप्ट करने का। अब बहुत सारे आपके यहाँ मटेरियल हो सकता है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब रॉ मटेरियल भी हो सकता है एक आध रॉ मटेरियल ना हो, किसी किसी के 50-50 तरीके के रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो फीफो मेथड अप्लाई किया, ये तो हो गया स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब आपने क्या मेथड अप्लाई किया इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने का, किस तरीके से आप अकाउंटिंग करोगे, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कहलाई, कौन से प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किए हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS3 के हिसाब से कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डायरेक्ट मेथड भी यूज हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। आपने कौन सा अडॉप्ट किया, वो कहलाएगा, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी इन रिलेशन टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन्वेंट्री में आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, वो कहलाएगा अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू इन्वेंट्रीज। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी बनाते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी में किन चीजों का ध्यान रखना होगा, सबसे पहले प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म। प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड गेन्स। ये कहता है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करे, जो प्रूडेंस को फॉलो करे। प्रूडेंस को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी पॉलिसी मत अडॉप्ट कर लेना अकाउंटिंग करने के लिए जिसमें आने वाले जो आपको लगता है कि हमारी इनकम हो सकती है, उस वो तो आप अभी से रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है कोई लॉस हो सकता है, ठीक है, उसको आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। तो ये किस तरीके की पॉलिसी हुई, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी हो जो प्रोवाइड करे फॉर ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर एंटीसिपेटेड गेन्स। एग्जाम्पल, जैसे डेटर्स है हमारे, डेटर्स के अगेंस्ट हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाकर चलते हैं कि ये पैसा डूब सकता है, हमें पास्ट एक्सपीरियंस से लगता है। लेकिन अगर कोई क्रेडिटर आपको डिस्काउंट देगा, तो जब तक वो एक्चुअल में डिस्काउंट ना दे दे तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। कंजर्वेटिव, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्या होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है प्रैक्टिकलिटी सोचना। मतलब जैसे आपने कोई बिल्डिंग परचेज करी, पैसा आपकी तरफ से चला गया, आपने वो पोजेशन भी ले लिया, आप वहां पर बिजनेस करना शुरू कर चुके हो, लेकिन कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी है। ठीक है, एक आध पेपर वगैरह पे साइन होना बाकी है। तो क्या आप तब तक अपनी बुक्स में बिल्डिंग को असेट नहीं दिखाओगे, दिखाओगे। क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचो तो वहां पर काम भी कर रहे हो, सामने वाले को पैसा दे चुके हो, केवल एक आध फॉर्मेलिटीज जो लीगली होनी चाहिए वो बाकी है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फॉर्म छोड़ो, सब्सटेंस की बात करो। ठीक है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड विद देयर सब्सटेंस एंड फाइनेंशियल रियलिटी एंड नॉट मेयरली बाय देयर लीगल फॉर्म। आई बात समझ में।
मटीरियलिटी, मटीरियलिटी होनी चाहिए, मतलब मटीरियलिटी का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रिकॉर्ड हो, ठीक है, कोई भी रेलेवेंट चीज छूटे ना, और जो इररेलेवेंट हो वो चीजें आप इग्नोर करके चलो। आप सब कुछ अगर रिकॉर्ड करोगे, जैसे कि एग्जांपल क्या दें कि अब हम स्टेशनरी की बात करें, ठीक है, स्टेशनरी अपने आप में एक वर्ड है स्टेशनरी, लेकिन इस स्टेशनरी में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। अब किसी भी ऑफिस में पेपर की भी जरूरत पड़ती है, पेन की भी जरूरत पड़ती है, पेंसिल भी होती है, इरेजर भी होता है, शार्पनर भी होगा, स्केल भी हो सकता है, कितनी तरीके की चीजें होंगी। क्या इन सबकी अलग अलग अकाउंटिंग करें, या सबको हम लोग स्टेशनरी में क्लब कर कर लिख सकते हैं? स्टेशनरी में क्लब करके लिख सकते हैं। यही कहलाएगा मटीरियलिटी। द आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब क्या तरीका होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज करने का अपने फाइनेंशियल्स में? ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना ऊपर वाली? अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करते वक्त प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटीरियलिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। मैनर ऑफ डिस्क्लोजिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, all significant accounting policies adopted in the preparation and presentation should be disclosed। सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने अडॉप्ट की हैं सबको डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकाल कर देखो, आपको मिलेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज का पूरा एक सेक्शन होता है, वहां पर एक सीक्वेंस में सारी पॉलिसीज लिखी होती है। सच डिस्क्लोजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। ऑल डिस्क्लोजर शुड बी मेड एट वन प्लेस इंस्टेड ऑफ बीइंग स्कैटर्ड। ऐसा ना हो किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को कहीं लिख दिया, किसी को कहीं लिख दिया, बीच में आपकी पी एंड एल आ गया, फिर बैलेंस शीट आ गई, फिर एक दो और अकाउंटिंग पॉलिसी आ गई। नहीं, स्कैटर्ड नहीं होने चाहिए, सब कुछ एक ही जगह पे होनी चाहिए। एक ही सेक्शन बनाओ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज इन्वेंट्री की, कैश फ्लो की, रेवेन्यू की, सबकी एक जगह पर होनी चाहिए। आई बात समझ में? क्या आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हो? बिल्कुल चेंज कर सकते हो। अगर आपको बाद में लगता है कि हम ये जो मेथड अप्लाई कर रहे थे ये हमारे लिए अब सूटेबल नहीं है, ठीक है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर उसका इफेक्ट मटीरियल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ रहा है आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने की वजह से, कब पड़ रहा है? करंट ईयर में पड़ रहा है या आगे पड़ेगा? अगर अभी पड़ रहा है और उसका इफेक्ट आप निकाल सकते हो इफ एसर्टेनेबल, तो कितना इफेक्ट पड़ा वो आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। हमने अकाउंटिंग पॉलिसी बदली, जैसे इन्वेंट्री को अभी हम फीफो पे करते थे, अब वेटेड एवरेज पे कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी चेंज हुई, बढ़ी या घटी, ठीक है। अगर वो एसर्टेनेबल है तो ठीक है, तो उसका ठीक है कितना इफेक्ट पड़ा वो डिस्क्लोज करना है। अगर एसर्टेनेबल ही नहीं है, यही नहीं बता सकते कि कितना इंपैक्ट पड़ा, तो फिर ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है कि हमने पॉलिसी तो बदली लेकिन उसका इफेक्ट कितना पड़ा वो भी हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब उसको हम लोग नहीं एसर्टेन कर सकते, ये बात डिस्क्लोज करनी है। अभी इंपैक्ट नहीं पड़ा लेकिन आगे उम्मीद है पड़ सकता है, तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है करंट ईयर में। समझ में आई बात? तो सिंपली अगर हम बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या दिखाना है, कोई भी अगर आप पॉलिसी चेंज कर रहे हो जिसका इंपैक्ट मटीरियल है, ठीक है, अगर आप उसका इंपैक्ट निकाल सकते हो तो निकाल के दिखा दो, नहीं निकाल सकते हो तो ये बात बता दो कि भाई हम पॉलिसी बदली है, इफेक्ट भी मटीरियल है बट हम नहीं निकाल सकते इसका। और अगर आज नहीं इसका इफेक्ट कोई हुआ, आगे हो सकता है, तो ये वाला फैक्ट डिस्क्लोज कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस होती हैं। सबसे पहली फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि बिजनेस को बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो उस टाइम पर आप ये सोच के चल रही हो कि हम लोग एक ठीक है फॉरसिएबल फ्यूचर तक चलते रहेंगे, ठीक है, ऐसी हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस को, इंटेंशन या फिर कई बार रिक्वायरमेंट ही होगी, कई बार रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि आपको अगले साल अपना बिजनेस को बंद करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। क्या हो सकता है ऐसा? जैसे अगर आप प्लास्टिक बैग्स में डील करते हो और गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स बैन कर दिए कि 1 अप्रैल 2025 से प्लास्टिक बैग्स नहीं बनेंगे, ठीक है, तो आपका बिजनेस का गोइंग कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। तो नो इंटेंशन और नीड टू डिसकंटिन्यू द ऑपरेशंस, ये कहलाएगा गोइंग कंसर्न। तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। ये एजम्पशन क्या होती है? एजम्पशन का मतलब है कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होगी तो ये माना जाएगा कि आप गोइंग कंसर्न को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, मतलब आपका बिजनेस अभी बंद नहीं होने वाला।
दूसरा अकाउंटिंग प्रिंसिप एजम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपने, ठीक है, जैसे ऊपर हमने पॉलिसी की बात करी, आपने एक पॉलिसी अप्लाई कर ली कि हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं पॉलिसी अपने अकाउंटिंग करने के लिए। अब आप उसको कंटिन्यूसली चलाओ, कंसिस्टेंट रहो। ये नहीं कि इस साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया डब्ल्यूडीवी से, अगले साल आपने फिर एसएलएम मेथड लगा दिया, फिर तीसरे साल आपको लगा नहीं एसएलएम भी नहीं, अब फिर डब्ल्यूडीवी पे चलते हैं। ये कैसी कंसिस्टेंसी है? आप चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है, लेकिन चेंज करने के बाद फिर अपनी बात पर तो रहो, फिर आप दूसरे वाले मेथड को अप्लाई करो कुछ साल तक। ठीक है, ये ना हो कि आप हर साल नए नए मेथड सोचे जा रहे हो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सेम पॉलिसीज इन ऑल पीरियड्स एक्सेप्ट इफ रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट स्टैंडर्ड और फॉर मोर एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन। हाँ, कोई प्रेजेंटेशन आपको लगता है इससे बदलेगी, अच्छी होगी, या फिर ठीक है स्टैंडर्ड ने ही वो मना कर दिया मेथड, या फिर स्टैट्यूट मतलब जो एक्ट आप पे अप्लाई होते हैं उसमें ये अलाउड नहीं रहा अब ये मेथड, तब तो आपकी मजबूरी, आपको चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज यू शुड बी कंसिस्टेंट इन योर अकाउंटिंग पॉलिसीज। तीसरा होता है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब बुक्स बनाएंगे तो जो हमारा पीरियड है, जैसे 12 महीने, तो हम पूरे 12 महीने के खर्चे और इनकम रिकॉर्ड करेंगे, वेदर यू हैव रिसीव्ड और नॉट, वेदर यू हैव पेड और नॉट। एग्जाम्पल, जैसे सैलरी, अगर आपने केवल 11 महीने की सैलरी पे करी, 12वें महीने की अभी बाकी है, आपने एम्प्लॉयज को रिक्वेस्ट करी कि मैं 2-4 दिन बाद दे दूंगा या अगले साल की 10 तारीख को दे दूंगा, जैसे 10 अप्रैल को मिल जाएगी आपको मार्च वाली सैलरी, तो क्या मार्च की सैलरी रिकॉर्ड ना करें? गलत है, रिकॉर्ड करनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो उस पीरियड से पर्टेन करती है। ठीक है, वो अक्रू तो हो गई ना, आपने पे करी हो या ना करी हो, पे आप बाद में कर दोगे। ऐसे थोड़ी ना इस बार 11 महीने की दिखाएं और अगले साल 13 महीने की दिखाएं सैलरी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर, वेदर और नॉट अमाउंट इज पेड और रिसीव्ड। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन कौन सी हुई? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल बेसिस। ये एजम्पशन इसलिए कहला रही है क्योंकि ये माना जाएगा आप इनको फॉलो कर रहे हो। बाय चांस अगर आप इसको नहीं फॉलो कर रहे हो तब आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो नो नीड टू डिस्क्लोज, तब डिस्क्लोज नहीं करना। तो अभी हमने क्या समझा? अकाउंटिंग पॉलिसी आपने कौन कौन सी एडॉप्ट करी वो आपको दिखाना है। ठीक है, अगर आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया, अगर वो इफेक्ट मटेरियल है तो आपको इफेक्ट कितना पड़ा वो दिखाना है। आप उसका इफेक्ट को एसर्टेन नहीं कर सकते तो ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होती हैं। ठीक है, अक्रूवल बेसिस, कंसिस्टेंसी और ठीक है गोइंग कंसर्न। इन तीनों एजम्पशंस को हम मान लेंगे कि आप फॉलो कर रहे हो। बाय चांस इनमें से किसी को आप नहीं फॉलो कर रहे हो तब आपको दिखाना है। ठीक है, मतलब पॉलिसी से उल्टा हो गया, पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट की वो दिखाओ, लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस अगर आपने नहीं करी तब दिखाओ। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स प्रशांत लिमिटेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज एट 31st March 2022 amounts to rupees 1,63,000 on the basis of FIFO method. The company decides to change from FIFO method to weighted average method for ascertaining the cost of inventory from the year 21-22. On the basis of weighted average, closing inventory amounts to 1,47,000. ठीक है, 163 की जगह अब कितनी है? 1, ठीक है 1,47,000। रेजिडुअल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है 1,95,000। अब वैसे भी ये तो ज्यादा है तो हमें तो कम पे दिखाना होता है, विच एवर इज लोअर। तो ये तो 163 और 147 दोनों से ज्यादा है। ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब आपने क्या किया? मेथड को चेंज करा है, फीफो से किस पे जा रहे हो? वेटेड एवरेज। आपको ये इफेक्ट इसका दिखाना पड़ेगा, या आपने एक अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी बदली है। ठीक है, इसका इफेक्ट कितना पड़ा? 163 से 147 हो गया, तो ये इंपैक्ट इसको माइनस करके आप निकाल लोगे कि हमारा ठीक है इतने का इफेक्ट पड़ा क्लोजिंग इन्वेंट्री पर। ठीक है, तो द चेंज इन पॉलिसी हैज रिड्यूस्ड द करंट प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बाय ₹16,000। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, XYZ company is engaged in the business of financial services and is undergoing tight liquidity position. Since most of the assets of the company are blocked in various claims, petitions in a special court. कह रहे बहुत सारे assets को गिरवी रख रखा है आपने, इतने सारे आप पे claims चल रहे हैं। XYZ has accepted intercorporate deposits and it is making best efforts to settle the dues. There were claims at वेरीड रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कोई 8%, कोई 10%, कोई 9%,
from lenders from the due date of intercorporate deposits to the date of repayment. The company has provided interest as per the terms of contract till the due date, and a note for non-provision of interest on the due date of repayment was affected in the financial statements. On account of uncertainties existing regarding determination of the amount and in the absence of any specific legal obligation at present as per the terms of contract and in the absence of, ठीक है ये तो पढ़ लिया, the company considers that these claims are in the nature of claims against the company not acknowledged as debt, and the same has been disclosed by way of note in the accounts instead of making a provision in the statement of P&L. State whether the treatment done by the company is correct or not. ये कहता है बताइए कंपनी ने जो ट्रीटमेंट करा वो ठीक है या नहीं. देखिए इसमें कंपनी ने क्या किया है, there were claims at varied rate of interest from lenders from the due date to the date of repayment. कंपनी ने इंटरेस्ट प्रोवाइड कर लिया ड्यू डेट तक का, मतलब जब इसको एक्चुअल में पेमेंट करनी थी कंपनी को वहां तक का तो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर लिया, लेकिन जब अभी आगे का कुछ नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि अभी पेमेंट तो करी नहीं है कंपनी ने, तो कंपनी को लग रहा है कि केवल एक नोट देकर काम चल जाएगा, इसका कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, बुक्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. तो आपको बताना है कि कंपनी ने ये ठीक करा या गलत करा. ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, हमने एक अभी पढ़ा था अकाउंटिंग एजम्पशन प्रूडेंस, जिसको हम कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं. कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस. आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आपको इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा क्योंकि ड्यू डेट तक तो ठीक है, बट ड्यू डेट में आपने पे करा कहाँ है, उसके बाद पे करोगे आप तो. और हो सकता है इंटरेस्ट के साथ सामने वाला पेनल्टी भी लगाए कि आपने ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करी. तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल्स में कि आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है. उन लोगों से बात करनी पड़े उसके बारे में तो वो एक अलग चीज है, या मैनेजमेंट डिसाइड करे, लेकिन एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की तरह जैसे हम डेटर्स पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं उसी तरीके से इंटरेस्ट का और या फिर जो भी आपको पेमेंट करनी है कोई पेनल्टी वगैरह है तो उसके लिए आपको प्रोविजन बनाकर चलना पड़ेगा. ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन की वॉयलेशन हो रही है इसमें. आई बात समझ में? तो यहाँ पर वही बता रखा है AS1. ठीक है, प्रूडेंस को एक मेजर अकाउंटिंग एजम्पशन माना जाता है और आपने इसको वॉयलेट करा है प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट का प्रोविजन ना बनाकर. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी.